Namaste, good morning. I welcome you all to our today's live discussion on investment management. It's a marathon session for Unit 24 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आपकी क्वेरी आप चैट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट इमीडिएटली। स्पेशली दिस मैसेज इज फॉर आवर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स। जैसे आपको अवगत है कि हम रेगुलर डेली बेसिस पे सीआईबी और जेआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि वो आपको स्कोर आपका अच्छा करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। विद दिस वी विल स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन दैट इज ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। आज के डेट में इन टुडेज सिनेरियो एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव समथिंग एंड वांट्स टू क्रिएट द वेल्थ। तो जो पैसा हमारा बचता है उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है वो हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए एंड एग्जाम के लिए तो आपका बेनिफिट हो ही जाएगा, लेकिन आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ लीजिए ताकि दिस विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर एवर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? Investment means sacrificing the present consumption to obtain a return in the future. Investment का मतलब क्या है? आज का खर्चा हम कम करते हैं विथ एक उम्मीद के साथ कम करते हैं कि जो पैसा हमारा आज का बच जाएगा खर्चा कम करने से, वो पैसे से फ्यूचर में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। दिस इज द लेमैन्स लैंग्वेज। इन्वेस्टमेंट मीन्स सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट कंजम्पशन। आज का मेरा कंजम्पशन मैं कम कर रहा हूं ताकि मेरे को फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स मिले। सैक्रिफाइसिंग द प्रेजेंट कंजम्पशन टू ऑब्टेन ए रिटर्न इन द फ्यूचर एंड इट कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑल्सो। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसमें डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ कभी क्वेश्चन आ सकता है because at one place they have asked the question that investment is nothing but the sacrifice of present consumption or future consumption to obtain a return in the present or future। तो इसीलिए आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। Once saving is handed over to someone, that is individual or institutions, with the expectation or with the aim of earning income or capital invest appreciation in future, it becomes an investment। जो भी हमारा पैसा बचता है, जो भी हमारा सेविंग हो जाता है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास या जो कोई इंडिविजुअल के साथ सौंप देते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग इट टू हिम विथ एन एम, ताकि हमें फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें ज्यादा रिटर्न दे सकती है, either by way of interest or dividend, you can say anything, or by way of appreciation in the value of the asset। So once saving is handed over to someone means जो ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वेस्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए they have used the word someone। Once the saving is handed over to someone, that is individual or institution, with the expectation or with the aim of earning income or capital appreciation in future, becomes an investment। Investors are, who is investor? जो व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। Investors are individuals or institutions who have surplus money than their present consumption, and the individuals or institutions with surplus fund, that is investors, can invest in securities like shares, debentures, bonds,
or in various physical assets like gold, silver, etc., or real estate, or depositing in their bank account. आप you can consider it from your own point of view also. आपका जो सेविंग हो जाता है, वट एवर मनी दैट यू अर्न, उसमें से आपका पैसा जब खर्च हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो पैसा बच जाता है, उसके बारे में आप यही सोचते हैं कि जो मेरे पास एक्सेस फंड है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। शैल आई इन्वेस्ट इन शेयर्स, शैल आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, या मैं बैंक में ही एफडी कर दूं, या मैं जो पैसा है इकट्ठा करके आई शुड गो फॉर परचेस ऑफ सम हाउस और समथिंग लाइक दिस। द सेम थिंग दे हैव टोल्ड अस हियर। तो in expa companies may invest in expansion or new ventures so that they will be able to achieve higher profit in future. In our individual case में हम और कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो कोई कंपनी उनका जब इनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उनका जो सेविंग बच जाता है, से वो अपना सेविंग खुद के ही नए प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। आइदर वो अपना प्रोजेक्ट एक्सपांड करते हैं या नए ऑर्गेनाइजेशंस या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनका फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो जाएगा। सो फ्रॉम ए फाइनेंशियल मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, investment is the allocation of money to assets expected to yield income or gain over time. सो ये जो हर एक व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट होती है, एक हमारे इन्वेस्टर को एक ऑप्शन है, he can give this task to a specific purpose for carrying out the investment activity. एंड जो व्यक्ति ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, कंडक्ट करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ही इज नोन एज अ फिनेंशियल मैनेजर। एंड उनके हिसाब से, फिनेंशियल मैनेजर्स के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी एक्सेस मनी है, जो भी सरप्लस है, वो सरप्लस अलग अलग एसेट्स में हम इस तरह से इन्वेस्ट करें कि जिनका पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, दे विल बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिटर्न्स, सो दैट उनका जो गोल है हम विद इन अवेलेबल टाइम अचीव कर पाएंगे। सो दिस टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर हम इसको ठीक तरह से समझते हैं तो इन आवर इंडिविजुअल लाइफ ऑल्सो वी कैन डू इट इन अ बेटर वे। एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? The following are the elements of investment. Many of the things are basic things, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें एग्जाम लैंग्वेज मीन्स एग्जाम लैंग्वेज में उसको समझना पड़ेगा। वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट इन लेमैन्स लैंग्वेज, बिकॉज लेमैन्स लैंग्वेज तो हमें मालूम है, लेकिन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें ये डेफिनेशंस भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिटर्न? The prime objective of any type of investment is to earn return, and the expected return may be regular income, interest, dividend, rent, etc., or increase in the value of the investment of or capital appreciation. किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है? वी आर गेटिंग इट इन टू टाइप्स। First, either we will get regular returns by way of interest or dividend or rent, etc., or on some investments we get appreciation in its value. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो यू गेट डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस, अगर कंपनी डिक्लेयर करती है तो। एंड अगर आप वो शेयर आपके पास 4 साल 5 साल रख देंगे, उसमें जो उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, दैट इज नोन एज द कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क भी है। तो सम ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेदर इट इज रिस्की, लेस रिस्की और नॉन रिस्की। वी कैन से इट ऑल्सो हाई रिस्क, मिडल रिस्क एंड नो रिस्क। इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम इट। ताकि, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज रिस्क फैक्टर के साथ साथ ही हमारे रिटर्न्स का भी कोऑर्डिनेशन है, कोरिलेशन है। हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न्स, मिडल द रिस्क, medium is the return, and lower the risk, lesser is the return. So this is the normal experience what we are experiencing.
अगर आप बैंक में एफडी में तौर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट इज लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यू मे गेट द 7% और 8% समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप वही पैसा, अगर आप इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट इन इक्विटी शेयर ऑफ ए गुड कंपनी, यू विल गेट अ रिटर्न, you may get the return better than what you are earning in बैंक डिपॉजिट। मैंने आपको बताया कि आप अगर अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां रिस्क मीडियम है, आपको एफडी से तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, बट दैट रिटर्न विल बी अ मीडियम रिटर्न। अगर आप मिड साइज कंपनी या एक आधी कोई कंपनी अगर डेवलपमेंट कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू आर टेकिंग हायर रिस्क, क्योंकि अगर वो कंपनी अपना वो स्पेसिफिक प्लांट या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी, तभी वो रिटर्न्स अच्छा आपको दे सकती है। एंड इन दैट केस देयर रिस्क इज हायर, योर रिटर्न्स विल आल्सो बी देयर। So in this way, there is a correlation between risk and the returns, risk and reward. What is the risk? रिस्क इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने रिस्क के लिए आपको अभी डिटेल में बता ही दिया है। रिस्क मीन्स वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल और नॉन पेमेंट ऑफ इनकम फॉर एनी रीजन। Normally, returns are directly in proportion to risk factor associated with it. This is again important. Returns are directly in proportion to risk factor. Exam point of view, this statement is very important. अगर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड कम है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन टर्म वी ऑलवेज यूज। हम तो हमें अगर किसी हमें कोई सजेशन देता है कि आप इस पर्टिकुलर इसमें इन्वेस्ट करो, तो हम पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि क्या हमारा प्रिंसिपल सेफ है, या ये बेट सेफ बेट है, यही हमें पूछते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एश्योर्स रिटर्निंग ओरिजिनल प्रिंसिपल विथ नो लॉस इन वैल्यू। जब हम सेफ्टी पूछते हैं उसको कि क्या मेरा इन्वेस्ट करना सेफ है, इट मीन्स ऑन ड्यू डेट, ऑन मैच्योरिटी या फ्यूचर में मेरे को मेरा प्रिंसिपल वापस मिल जाने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज नोन एज द सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एंड लिक्विडिटी मीन्स एन इन्वेस्टर कैन सेल हिज इन्वेस्टमेंट इन मार्केट as need arises without incurring much transaction cost, less energy and time। जब भी कभी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम वही एक फैक्टर कंसीडर करते हैं कि मेरे को पैसे की अगर जरूरत पड़ेगी एंड वो इन्वेस्टमेंट अगर ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ब्रेक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दिस इज फर्स्ट इशू। अगर ब्रेक कर सकता हूं तो मेरे को कितना खर्चा होगा, कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और कितना टाइम लगेगा। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स we consider when we do some investment। इट मीन्स जब अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक तो रिटर्न चेक करते हो, कितने रिटर्न मिल सकते हैं, उसके लिए कितना रिस्क मैं उठा रहा हूं, उसके साथ वो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी क्या है एंड वो इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी क्या है। सो दीज आर द फोर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड ये एक्चुअली हम लाइफ में कर भी रहे। while taking this every decision we are doing this, but हमें इस तरफ से मालूम नहीं रहता है कि we are following the same procedure। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम से कम रिस्क में मिलना चाहिए। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप हमेशा यही कंपेयर करते हो। मैं बैंक में अगर एफडी करता हूं, तो अगर मेरे को विदाउट रिस्क अगर 8% मिल रहा है इंटरेस्ट, तो मैं इक्विटी शेयर में जाके 10% क्यों ले लूं? बिकॉज बाय टेकिंग द मीडियम रिस्क और लो रिस्क अगर मेरे को मीडियम रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो दैट इज व्हाट आई प्रिफर, दैट आई विल प्रिफर इफ आई एम अ पर्सन हैविंग द लेस रिस्क एटीट्यूड। अगर यही मेरा हाई रिस्क एटीट्यूड होगा तो मैं क्या सोचूंगा, अगर मेरे को सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क लेके अगर 8% के बदले अगर 10% रिटर्न मिल रहा है, वाई शुड नॉट आई गो फॉर दैट मीन्स। तो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क, इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। In addition to above, safety, liquidity, hedging against the inflation, etc. are other objectives.
It differs from individual to individual investor depending upon his or her risk appetite, जो हमने डिटेल में अभी डिस्कशन किया. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. What is the meaning of investment management? Professional investment management aims to achieve the specific investment goal for the clients for which they have the responsibility. जैसे मैंने आपको बताया, who are the professional investment management? Who are the professional investment managers? जो अपने क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि क्लाइंट का गोल, वो क्लाइंट को वो डिजायर्ड गोल क्लाइंट का है वो उसको अचीव करके देंगे. So professional investment management aims to achieve the specific investment goal for the client for which they have the responsibility. These clients may be individual investors or institutional investors such as pension funds, educational institutions, etc. Investment management is known as money management, portfolio management or wealth management. Portfolio management या wealth management is a common word which is commonly used in place of investment management. तो ये तीनों ऑप्शंस हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. एग्जाम में टाइम वो शायद दे में आस्क यू अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट, अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो जो आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर एप्लीकेबल टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट. इन कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट मैनेज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस investment management includes ensuring the company's tangible as well as intangible assets are maintained, accounted for and well utilized. So corporate finance में क्या है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मतलब कंपनी के जो भी टैंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स होंगे उसको ठीक तरह से रहना चाहिए, उसका ठीक तरह से अकाउंटिंग होना चाहिए एंड उसको प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए ताकि वो कंपनी जो है उस एसेट से मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस. Investment managers normally charge a management fee as a percentage of the value of the portfolio held for a client. आज के डेट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस फ्री में ऑफर नहीं करते हैं. Nobody is doing it for charity. तो हर एक फाइनेंस मैनेजर इज आस्किंग फॉर some fees for the services what he has provided. एंड नॉर्मली ये जो फीस रहती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो दे हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट. तो बट फीस आर टिपिकली ऑन ए स्लाइडिंग स्केल. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फीस आर टिपिकली ऑन अ स्लाइडिंग स्केल. दैट इज मोर द एसेट्स लोअर द फीस दे कैन नेगोशिएट. क्योंकि जितने, बिकॉज नॉर्मली क्या है हमने ऊपर पढ़ लिया है मैनेजमेंट फी एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. जब परसेंटेज टर्म में बात करते हैं देन द कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग स्केल कम्स. क्योंकि जितने ज्यादा एसेट्स हो जाते हैं उतनी लो फी के लिए बार्गेनिंग किया जाता है. इट मीन्स दे चार्ज द लोअर परसेंटेज रेट्स because percentage wise volume will go on increasing tremendously. That is the reason typically a sliding scale. What is the meaning of sliding scale? More the assets, lesser will be the fee. Steps in investment management. जब हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या स्टेप्स लेना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स क्या स्टेप्स लेते हैं. डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल. Investment goal differs from individual to individual, and the basic goal of investment is maximizing the return with minimum risk. ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने फंड्स इन्वेस्ट करना चाहता है उसने पहले अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि मान लो मेरे पास अभी एक्स अमाउंट है, मेरे को 10 साल के बाद अगर इस अमाउंट चाहिए तो उस आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं. आफ्टर 12 years माय सन इज गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन. उसको जो मार्जिन लगेगा 25 लाख का
वो मेरे को रेज करना है, तो मेरे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आज जो मेरे 10 लाख हैं वो 12 साल के बाद 25 लाख होने चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर यही देखेगा कि ये क्लाइंट को जो 10 लाख से 12 लाख चाहिए वो मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूं विद द दिस इज द मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, और विद द मिनिमम रिस्क के साथ कहाँ इन्वेस्ट करो ताकि क्लाइंट अपना गोल अचीव कर पाएंगे। सो डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल is the primary thing that one should understand. The secondary goal of investment includes regular income, tax saving, liquidity, or safety of principal, etc. Further, investors have to select securities or financial instruments to construct portfolio to meet their investment goal within the specified time frame. तो ये सब हमने अभी ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि हमें प्राइमरी गोल तो यही है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके साथ मेरा जो गोल अचीव करना है that will be achieved with minimum risk. सेकेंडरी गोल ये रहेगा कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें मेरे को रेगुलर इनकम लेना है, या मेरे को टैक्स सेविंग स्कीम में लगाना है, या मेरा प्रिंसिपल कैसे सेफ रहेगा उतना ही रिस्क मैं ले सकता हूं, एंड मेरे को मेरा प्रिंसिपल सेफ रखना है। साथ साथ इन्वेस्टर को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट मैनेजर को ये बताना पड़ेगा कि मेरे जो फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं दैट यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि वी विल बी एबल टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल। तो ये जैसे हमने डिसाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट गोल, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, सेकेंडरी गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड कर दिया, देन द मैटर कम्स फॉर एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। Fundamental and technical analysis of the securities is done to find out the intrinsic value of securities and the future trend of price movement in them respectively. जैसे ही हमारा गोल डिसाइड हो गया, जो गोल डिसाइड करने के बाद हमें डिसाइड करना है कौन से सिक्योरिटीज में हमें इन्वेस्ट करना है। वंस वी डिड दैट, वंस वी डिसाइडेड दैट, उसके बाद हमें उस सिक्योरिटीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, कि जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तभी मेरे को सिक्योरिटीज की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू, जेन्युइन वैल्यू, हिडन वैल्यू, यू कैन से एनीथिंग। एंड जैसे ही मेरे को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी, नेक्स्ट आइटम जो मेरे को पता करना है कि फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्राइस मूवमेंट इन देम रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एसेट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्यूचर में, उस एसेट के मूवमेंट के बारे में क्या होगा। जैसे हम अगर कोई एफडीआर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली यही सोचते हैं, अगर मेरे पास आज 5 लोग हैं, 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 साल के बाद आई वांट दैट मनी बैक। मैं बैंक में चला जाता हूं तो बैंक में मैं ये पूछता हूं कि सर 1 साल के लिए बैच कितना है, 3 साल के लिए बैच कितना है, 5 साल के लिए बैच कितना है। वो अगर बताते हैं कि आपको 1 साल के लिए 8.5% है, 5 साल के लिए 8.25% है, एंड 3 साल के लिए आपको 8.75 है। तो अगर 3 साल के लिए मेरे को ज्यादा बैच है तो मैं ये सोचता हूँ कि 3 साल के बाद जो अगले 2 साल के लिए मेरे को बैच मिलेगा उसका वो इंक्रीज 8.75 से ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा होगा या कम होगा, ताकि मेरे को आगे जो 2 साल में रिटर्न है वो इतना कम भी ना हो कि 3 साल में जो मेरे को बेनिफिट मिलेगा आई विल लूज दैट बेनिफिट। दैट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्राइस मूवमेंट इन देम रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सिक्योरिटीज का हम फर्स्टली इंट्रिंसिक वैल्यू डिराइव करेंगे एंड फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्राइस मूवमेंट इन दैट सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। So analysis of securities helps the investor to find out the intrinsic value against the present value in the market, which enables them to find whether the securities are underpriced or overpriced, and this will enable to invest in proper securities. जैसे ही मेरे को अगर जब मैं इन्वेस्टर हूँ और मेरे को अगर आज के डेट में जो एसेट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसकी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल गई, जेन्युइन वैल्यू पता चल गई, साथ साथ अगर मार्केट वैल्यू मेरे पास है, तो अगर आज के डेट में मार्केट वैल्यू मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन में वो जो मेरा स्टॉक है या वो जो एसेट है इट इज अंडर प्राइस।
एंड बिकॉज इट इज अंडर प्राइस, वहां प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अगर इफ वी गो इन अ रिवर्स वे, आज के डेट में वो एसेट की अगर मार्केट वैल्यू मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, आज के डेट में मार्केट वैल्यू अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो इट मीन्स वहां मेरे मार्केट वैल्यू बढ़ने के चांसेस कम है, क्योंकि आज के डेट में इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है। सो दैट स्टॉक इज नोन एज द ओवर प्राइस। तो हमें ये देखना पड़ेगा वेदर जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इट इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, एंड इफ इट इज अंडर प्राइस देन आई कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। If it is overpriced, I should not go for investment, but I should wait for some time till the proper price comes, or I should invest in other assets. Next is third step is construction of portfolio. A portfolio is a bunch of securities built to meet the investor's primary goal of investment to maximize the return and minimizing the risk. तो bunch of securities, construction of portfolio means हम सभी को या खुद के लाइफ में भी यही डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा हम एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा ये कहा जाता है डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। आप एक ही बास्केट में आपके पास जितने भी अगर एग्स आपने मार्केट से लाए होंगे तो उसको मत रख दीजिए, क्योंकि अगर बास्केट गिर जाएगी सभी एग्स वेस्ट हो जाएंगे। The same principle is applicable for investment also. So portfolio is a bunch of securities, अलग अलग securities का एक bunch बना देना है, ताकि हम जो हमारा प्राइमरी गोल अचीव करना चाहते हो that can be achieved with minimum risk. That will also known as distribution of risk. जब मैं अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा जो रिस्क फैक्टर जो है वो कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं एंड मैंने अगर कोई एक ही कंपनी के शेयर्स में लगा दिए, अगर वो कंपनी तरक्की करेगी मेरे लिए बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर वो कंपनी तरक्की नहीं कर पाएगी देन आई विल बी अ लूजर इन दैट प्रपोजल। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है मैं अलग अलग जगह के, अगर मैं शेयर्स में ही लगाना चाहता हूँ तो अलग अलग 5 कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, ताकि 5 कंपनी में से मान लो 3 कंपनीज भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, 2 कंपनीज ठीक परफॉर्म नहीं भी करती है, तो बट आई विल गेट द एवरेज रिटर्न। सो माय रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। So in order to achieve this, there should be a diversified folio. A well-diversified folio is comparatively less risky than holding a single security. ये अभी डिटेल में आपसे अभी डिस्कस किया है विद एग्जांपल। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए पोर्टफोलियो। तो हमने हमारा गोल भी डिसाइड कर दिया, जो सिक्योरिटी करना है उसमें जो एसेट्स का एनालिसिस भी कर दिया, साथ में पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट कर दिए। लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें उसको रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट करना जरूरी है। जो हमने इन्वेस्ट की है एंड जितना रिटर्न्स हम चाहते हैं, तो हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर डिजायर रिजल्ट मिलता है, इफ वी आर गेटिंग द डिजायर रिजल्ट, हम जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो विद इन द स्पेसिफिक पीरियड अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो वी हैव टू रिव्यू आवर डिसीजन एंड वी हैव टू रिन्यू आवर डिसीजन इन दैट रिस्पेक्ट। An efficient managed portfolio calls for evaluation. This step is also called the portfolio appraisal. So evaluation of your portfolio is also known as the portfolio appraisal. So portfolio appraisal involves measurement of risk and return of security from time to time and comparing it with expected risk and return, कि जो एक्सपेक्टेशन से हमने वो पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट किया है उतने रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। क्योंकि उतने रिटर्न्स अगर हम नहीं मिलेंगे then we will not be able to our desired goal and within the desired available time. So this is again very important for us. Appraisal warns the loss and steps can be taken to avoid such further. Next, revision of portfolio. Revision in the portfolio depends on the results of the appraisal.
If the current portfolio is not able to achieve the desired goal of investment, the investor must redesign his portfolio considering the prevailing situation in the market. तो आपने जब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया, जैसे मैंने आपको डिटेल में अभी बता दिया था, आपने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया एंड आपको अगर ये लगता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है, इन दैट केस आपको आपके पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करना पड़ेगा कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। मींस आज की जो मार्केट सिचुएशन है वो कंसिडर करके आपको आपका पोर्टफोलियो रीडिजाइन करना जरूरी है। So it is just for your information. If we have started, means we are conducting a batch wherein we are offering the regular classes for JAIIB and CAIIB. So उन classes में we always conduct discussion on the various concepts as well as we discuss question answers regularly. साथ साथ आप सभी को रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ आवर लाइव डिस्कशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उसको कभी भी व्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड अ किट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको गुड नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड जैसे आपको अवगत है जितने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड कंसेप्ट क्लियरेंस होगा जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड फॉर सीआईबी पार्टिसिपेंट्स वी प्रोवाइड केस स्टडीज ऑल्सो and the offer price for this now JIB it is only 2,999 and for CIB it is now 3,999। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। इसमें हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है जिसमें आपको सभी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ साथ ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं and they can also score good marks in this examination. With this, we will continue our discussion ahead. Investment banking continue. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides services to various corporates and institutions for underwriting, capital raising, and mergers and acquisition advisory services. So what is the meaning of this? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब यही है कि एक स्पेसिफिक बैंक का एक कोई स्पेसिफिक डिवीजन ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मीन्स कोई भी बैंक अपने स्पेसिफिक डिवीजन के थ्रू इसको प्रोवाइड करती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग ही इसी के लिए फॉर्म की जाती है कि वो अलग अलग कंपनीज को या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जब उनको कैपिटल रेज करना है उसमें हेल्प करती है, या अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बेचना चाहती है एंड कोई व्यक्ति खरीदना चाहती है, मर्जर करना चाहती है तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सच टाइप ऑफ सर्विसेज आर नोन एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। Investment bank act as an intermediary between investor and company to mitigate their own requirements with a win-win situation. So indirectly I can say that इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो सेलर एंड बायर को इकट्ठा लेके आते हैं एंड दोनों में उनके विन विन सिचुएशन के साथ उनका डील कंप्लीट कराती है, उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। There is some difference between the investment bank and IBD, investment banking division of a bank. Normally, investment bank offers a wide variety of services which includes, अगर investment bank कौन सी services offer करती है? It includes underwriting, merger and acquisitions, sales and trading, etc. and retail banking also. इन्वेस्टमेंट बैंक्स रिटेल बैंकिंग के साथ साथ ये सभी सर्विसेज ऑफर करती है। Whereas investment banking division of a bank provides only the underwriting and merger and acquisition advisory services as discussed above. ये क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस यही है क्यों बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन जो अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, दैट डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी and rest of the activities are carried out by other department.
whereas investment bank is fully concentrating on this activity only. So that is the difference between these two. Services is being offered by a full service investment bank. First is underwriting. First is underwriting. Capital raising and underwriting groups, capital raising and underwriting groups of banks work between investors and companies which has to raise money or go public via IPO process. This function serves the primary market or new capital. अंडरराइटिंग का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लोगों से इकट्ठा करना चाहती है, इन दैट केस ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो उस प्रोसेस में उनको कंसल्ट करती है, एडवाइस करती है, एंड दे इंश्योर दैट अगर उनको आईपीओ के थ्रू अगर फंड्स रेज करना है, दे हेल्प इन दैट वे। और अगर कोई व्यक्ति से डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो इन दैट केस ऑल्सो दे डू द अंडरराइटिंग प्रोसेस। The function serves as the primary market or new capital. When they are doing the activity through IPO process, this is known as the primary market activity. Mergers and acquisitions. Here the bank plays advisory role for both. ये मैंने आपको पहले बताया था. Here the bank plays advisory roles for both buyers and sellers of businessmen for carrying out smooth merger and acquisition process till its logical end. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैविंग सेम बिजनेस अगर मर्ज कराना चाहते हैं, देन इन दैट केस इन्वेस्टमेंट बैंक ये इंश्योर करती हैं कि ये जो डील है वो लॉजिकल एंड तक कंप्लीट करके देती है विथ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द क्लाइंट्स। थर्ड इज सेल्स एंड ट्रेडिंग, मैचिंग अप बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट। शेयर ब्रोकर्स बाय सेलर्स एंड बायर्स को वो इकट्ठा लेके आते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि द ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन टाइम एट agreed price. Asset management, managing investment for a wide range of investors, including institution and individuals across a wide range of investment style. Next, investment banks organization structure, how they function. Investment banks are divided into three main offices. Investment bank जो काम करती है, they are having three departments. First is front office, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस। आपके बैंक में इसके बारे में पूछ सकते हैं। यूर बैंक मस्ट ऑल्सो बी हैविंग दिस थ्री टाइप्स ऑफ ऑफिसेस, not only in investment bank portfolio, but you must be having these three types of offices in your treasury also, risk management also. So in many of the departments, such type of departmentalization is done. So investment banks are also divided in three main offices: front office, मिडल ऑफिस एंड बैक ऑफिस, एंड तीनों का अपना रोल अलग अलग रहता है। वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस, द रेवेन्यू फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक is generated by the front office. Very important statement. Front office means जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, दे आर नोन एज अ फ्रंट ऑफिस। अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री में भी देखते हैं तो ब्रांच इज नोन एज द फ्रंट ऑफिस विच इज डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर, which is revenue generation point for the bank. So front office is nothing but the revenue generation point. The revenue for an investment bank is generated by front office and in consist of three primary divisions: investment banking, sales and trading, and research. So these three departments are coming under the front office activity. Next is middle office. लेकिन बिजनेस अर्न करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए फ्रंट ऑफिस शुड नॉट डू एनी एक्टिविटी विच इज नॉट एज पर देयर गाइडलाइंस. So somebody should be there to watch their activities, to monitor their activities. This is the function of the middle office. The main function of middle office is to ensure that
The investment bank does not carry out any activity which is detrimental to the bank's health. It includes functions like risk management, financial control, corporate treasury, corporate strategy and compliance. तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके थ्रू ये मॉनिटर किया जाता है कि फ्रंट ऑफिस जो बिजनेस जनरेट कर रही है विच इज डन एज पर दी बैंक्स अप्रूव्ड पॉलिसी, बैंक्स अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी. So this is the function of the middle office. It is nothing but the controlling department for front office. And back office का ड्यूटी ये है कि फ्रंट ऑफिस के लिए जो भी उनसे ये फ्रंट ऑफिस जो भी उनसे हेल्प चाहता है that help will be provided by the back office. Back office provides back office basically provides supporting activities like operations and technology to the front office so that they can function effectively. तो फ्रंट ऑफिस के लिए रेवेन्यू जनरेट के लिए कि जो नया नया बिजनेस जनरेट करते हो, सोर्स करते हो, उसके लिए उनको जो भी सपोर्ट की जरूरत है दैट सपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय बैक ऑफिस. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैक ऑफिस. प्लीज ये तीनों डिपार्टमेंट्स आप ठीक तरह से समझ लीजिए बिकॉज तीनों ऑल द थ्री डिपार्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. Portfolio management. What is the meaning of portfolio management? Portfolio management means it is the art of selecting and managing an individual's investment to meet the long-term financial objectives with minimum risk. जो पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है उनको ये देखना पड़ेगा क्योंकि देर आर एक्स नंबर ऑफ एसेट्स इन द मार्केट, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट है उसको हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है. दिस इज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग. हमें एसेट इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो एसेट्स के साथ कस्टमर का जो लॉन्ग टर्म गोल है या डिजायर्ड गोल है वो हम मिनिमम रिस्क के साथ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, विद इन द डिजायर टाइम उसको अचीव करके दे देंगे. दैट इज नोन एज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. The fundamental objective of portfolio management is to, क्या है fundamental objective? To assist in selecting best investment option as per one's income, age, time horizon and risk appetite etc. तो जब भी पोर्टफोलियो मैनेजर को इन्वेस्टर के डिजायर्ड गोल का पता चल जाता है इमीडिएटली आपको आपके जो इन्वेस्टर में पोर्टफोलियो मैनेजर को उनके जो इन्वेस्टर हैं उसके एज के बारे में मालूम होना चाहिए, उनका इनकम कितना है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है ये भी मालूम होना चाहिए. ये सभी फैक्टर ध्यान में रख के उनको प्रोडक्ट्स इस तरह से ऑफर करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स उनके एटीट्यूड को सुटेबल करते हैं. थ्रू दैट प्रोडक्ट्स ओनली ही विल इन्वेस्ट and ensure that the client will be able to achieve their desired goal within the desired time. Portfolio management requires the ability to understand the SWOT analysis across the full spectrum of investment. And the choice includes trade-offs or from trade versus equity to domestic versus international and growth versus safety. तो पोर्टफोलियो मैनेजर को कोई भी एसेट्स में वो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है, स्वॉट एनालिसिस समझना जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो कोई भी एसेट में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो उस पर्टिकुलर एसेट की क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वो एसेट के वीकनेसेस हैं, उस एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कितना रिस्क मैं ले रहा हूं, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये सभी चीजें इन्वेस्टर को समझना जरूरी है. साथ साथ इन्वेस्टर को जब इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग एसेट्स को वो क्लासिफाई करेंगे तब उनको ये समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर का एटीट्यूड है या रिस्क एपेटाइट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें उसकी जो इन्वेस्टमेंट करना है वो डेब्ट में इन्वेस्ट करना है या इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है.
अगर इंस्ट्रूमेंट्स जो डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली ये सभी फैक्टर कंसीडर करके उनको ये डिसाइड करना है कि whenever I am investing that money in that specific asset, I will be able to achieve the desired goal with minimum risk factor involved. So because of this only ये पूरा एक्सरसाइज पोर्टफोलियो मैनेजर को करने की जरूरत है. Asset allocation, diversification, and rebalancing are the key elements of portfolio management. Very important statement from examination point of view. तो जो हमने ऊपर अभी तक डिस्कशन किया था, this entire thing is covered in these three words only. First is asset allocation, हमें मालूम होना जरूरी है. Then next is उसको there should be diversification of assets investment, and third is जब भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको रिव्यू करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू रीबैलेंस आवर पोर्टफोलियो. So these are the key elements of portfolio. Portfolio management versus investment management. What is the difference between portfolio management and investment banking? Portfolio management refers to the management of the portfolio of the assets for client. Portfolio management में client का जो portfolio उसको manage करना है. Whereas investment banking refers to different types of functions performed by the investment banker in the economy by offering different financial services to their clients by mainly dealing in purchase and sale of the stock and helping in raising the capital. Portfolio management is a function carrying out they are carrying out limited activity. कि क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है उसको हमने मैनेज करना है, ये इंश्योर करना है कि वो अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर पाए. लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वाइडर टर्म. इन एडिशन टू दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये भी देखता है कि दे आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. जैसे हमने देखा था कैपिटल रेजिंग करना है या मर्जर एंड एक्विजिशन करना है, इस तरह से अलग अलग सर्विसेज भी वो ऑफर करते हैं. Portfolio management is all about managing the client's investment, whereas investment banking is all about the raising the capital. Already हमने discuss किया है. So these are the two major differences between investment banking and portfolio management. अभी portfolio manager का role क्या है? What is the role of the portfolio manager? क्या रोल है पोर्टफोलियो मैनेजर का? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इट इज पॉपुलरली नोन एज द पीएमएस. आप इस पीएमएस वर्ड को ध्यान में रख दीजिए, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में भी आपको पीएमएस करके ही पूछा जाएगा. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस is a facility offered by portfolio manager with intention to achieve the required rate of return within the desired level of risk. I think there is no need for me to discuss in detail about it, because we have already discussed in various slides. The investment portfolio can be a mix of stock, fixed income commodities, real estate and other structured products and cash. क्या क्या रहता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में? मैं नॉर्मली जब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे आर कंसिडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स. कौन से रहेंगे? जैसे कोई फिक्स इनकम स्टॉक में इक्विटी हो, डिबेंचर्स हो, इस तरह से फिक्स इनकम कमोडिटी, फिक्स इनकम देने वाले कोई शेयर, कोई इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं. कमोडिटी मार्केट के बारे में आपको अवगत होगा. कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस तरह से जो इन्वेस्टर की फंड्स है, इन्वेस्टर के जो फंड्स उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है, दैट दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स. तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपने अगर आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये इंफॉर्मेशन आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट ले सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन, सो दैट you will get the notification in time
एंड आप कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस आउट नहीं करेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लास देखते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है उसी के ऊपर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा पर्पस एक ही रहेगा कि इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज यू रेज योर डाउट सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट इमीडिएटली, और अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल विद द आंसर प्लीज गिव योर आंसर, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। So in investment management, what is the responsibility of the professional investment manager? Professional investment manager जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। इन प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो इन्वेस्टर ने डिजायर्ड गोल एक्सपेक्ट किया है उसको हम अचीव करके दे देंगे। अचीविंग द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल फॉर क्लाइंट इज द करेक्ट एक्टिविटी, is the responsibility of the professional investment manager. Vicky Kumarji, good to see you. Please continue it. What is the fee structure for investment managers? Fees, fixed fees regardless of portfolio values, no fee charge, sliding scale based on the portfolio value and percentage of the risk. We have already discussed that investment managers normally charge fee on the basis of the sliding scale based values. Taki they are this Anish Kumarji, good to see you. Please continue. So C is the correct answer for this question. What is the purpose of analyzing securities in investment management? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जो सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हैं उसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर टैक्स सेविंग, टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन, to find out the intrinsic value and future price trends, and to eliminate risk. हम सिक्योरिटीज का एनालिसिस इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसी के साथ साथ वेदर दैट एसेट इज अंडर प्राइस और ओवर प्राइस ये समझने के लिए, एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्राइस ट्रेंड उससे हम पता चल जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी एनालिसिस नॉर्मली वी गो फॉर दैट। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। Madam, thank you. Please continue this. And Ratanji, please continue this. Good to see you all today. Why is a diversified portfolio considered less risky? Diversified portfolio less risky कम क्यों है? You should not put all eggs in a single basket. This is the principle of life. It eliminates the risk. It increases the total value of portfolio. It spreads the risk across different securities. It focuses on high risk assets. So C is the correct answer for our question. What does portfolio appraisal involve in investment management? Investment management में पोर्टफोलियो अप्रेजल क्यों करना है, क्यों इन्वॉल्व है? सिलेक्टिंग सिक्योरिटीज फॉर द पोर्टफोलियो, मेजरिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज, मैक्सिमाइजिंग द रिस्क, एंड कंस्ट्रक्टिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. What is the correct answer? Selecting securities, measuring risk and return of securities is the correct answer for our question. Why is the revision of portfolio is necessary? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की, पोर्टफोलियो को रिवाइज करने की, रिवीजन करने की क्यों जरूरत है? ताकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट के साथ हम डिजायर्ड गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो वी हैव टू रीबिल्ड, रीडिजाइन आवर पोर्टफोलियो। दैट इज द पर्पस फॉर रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो. So to achieve the desired goal of investment, the revision of the portfolio is necessary. So B is the correct answer for our question. डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ कंफर्टेबल हो
तो प्लीज आप चैट बॉक्स के थ्रू हमें रिप्लाई कीजिए, डेफिनेटली दिस विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू यू. Now we will go for true and false statement. What is the first statement? Investment involves sacrificing future consumption to obtain a return in the present. What is the, इन्होंने क्या बोला है, बताया है हमें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हम फ्यूचर कंजम्पशन, आज उसका बेनिफिट मिलने के लिए, आज रिटर्न मिलने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं. वेदर दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. Statement is a false statement. Yes, madam, absolutely right. This statement is not a correct statement. हम हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल जाएगा. तो आंसर इज फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सैक्रिफाइसिंग प्रेजेंट कंजम्पशन टू ऑब्टेन अ रिटर्न इन द फ्यूचर. Next, investors are individual or institutions who have surplus money compared to their present consumption. तो आज के डेट में कोई व्यक्ति हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनका फर्स्ट डेफिनेशन याद कर दीजिए. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस who have surplus money compared to their present consumption. It means this is the correct statement. Next, investment management is primarily based on managing tangible and intangible assets to ensure that they are well utilized and accounted for. तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट केस में क्या है कि कंपनी के जो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसको सही तरह से यूटिलाइज होना चाहिए एंड उसको सही तरह से अकाउंटेड फॉर भी करना चाहिए. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस. नेक्स्ट, portfolio appraisal involves measuring the risk and return of securities and comparing them with expected risk and return, but it does not involve evaluating the performance of the portfolio. पोर्टफोलियो अप्रेजल इन्वॉल्व जो भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका हमने रिस्क एंड रिटर्न जो उसके ऊपर हमें मिल रहा है वो हमें देखना है, कंपेयर करना है विद जितना रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था उसके साथ कंपेयर करना है. एंड इसी के साथ साथ अगर जरूरत है तो हमें वो रीडिजाइन भी करना पड़ेगा. सो दिस नॉट वर्ड इज नॉट एप्लीकेबल हियर. सो आवर आंसर इज फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Portfolio appraisal involves evaluating the performance of the portfolio by measuring the risk and return on security and comparing them with expected return and risk. So this answer is not means our statement is a false statement. This is our answer. Next. What is the primary function of the front office in an investment bank or bank's organizational structure? कि फ्रंट ऑफिस का क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्या ड्यूटी है? रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, रेवेन्यू जनरेशन एंड कंप्लायंसेस. तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रंट ऑफिस इज रेवेन्यू जनरेशन. रेवेन्यू जनरेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस. हमें तीनों डिपार्टमेंट के फंक्शंस मालूम होने चाहिए. What is the function of middle office of an investment bank? Focus on risk management and compliance. Which function? Sorry, not what function. जो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस का जो जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ऐसा ही वाला कौन सा फंक्शन जो मिड ऑफिस कंडक्ट करता है, कैरी आउट करता है? कॉर्पोरेट ट्रेजरी, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. So risk management is the function that is being carried out for focusing on risk management and compliance. So C is the correct answer for this question. All these functions are carried out in middle office only. लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का ड्यूटी ये है कि वो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस के ऊपर फोकस करे. What is the primary objective of portfolio management? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग रिस्क, अचीविंग शॉर्ट टर्म गेन्स,
meeting long-term financial objective with minimum risk and focusing on individual stock performance. No need to discuss in detail. C is the correct answer. What are the key elements of portfolio management? Portfolio management के क्या key elements हैं? Sales, trading, advisory, asset allocation, diversification, rebalancing, underwriting, merger and acquisition and asset management, risk management, compliance and financial control. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस यही है, की एलिमेंट्स ये हैं कि अंडरराइटिंग, merger and acquisition and asset management are the key elements of portfolio management. C is the correct answer for our question. What does portfolio management services PMS aim to achieve? PMS का ultimate aim क्या रहता है? Same, my desired goal with minimum risk, maximum return, required rate of return with high risk, required rate of return with the desired level of risk, and minimum risk with no return. So C is the correct answer. हमने बहुत बार इसको डिस्कस भी किया हुआ है. Now we will go for true or false. First statement. Portfolio appraisal involves measuring the risk and return of securities and comparing them with the expected risk and return, but it does not involve evaluating the performance of the company. I think we have already discussed this. So this is not the correct statement. Repetition है इसका. So the front office, next statement, the front office is an investment bank, consists of divisions like risk management, financial control, and compliance. Whether this is a true or false? This statement is not the correct statement. Madam, you are absolutely right. This statement is not a correct statement. Front office consists of divisions such as investment banking, sales, trading and research. Because यही तीन एक्टिविटीज से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एंड फ्रंट ऑफिस का ड्यूटी यही है कि दे शुड कैरी आउट द रेवेन्यू जनरेशन activity. Whereas risk management ho, financial control ho ya compliances ho, these are the duties of the middle office. The main function of back office is in an investment bank is to generate revenue. गलत है, not correct. Back office की duty यही है कि they should support the front office in generating the revenue, earning maximum revenue for the organization. तो जो भी फ्रंट ऑफिस उनसे सपोर्ट मांगेंगे वो उनको प्रोवाइड करना है, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So the back office provides supporting activities like operations and technology to the front office, but it does not generate revenue directly. So this is not the correct statement. What has been given above, our answer is false for this statement. Portfolio management involves understanding SWOT analysis to make choice between the debt versus equity, domestic versus international investment. करेक्ट स्टेटमेंट है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही इन्वॉल्व होता है कि अलग अलग तरह के जो प्रोबेबल सिक्योरिटीज हैं सबका हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन कौन सी सिक्योरिटी जो हमारे इन्वेस्टर का रिस्क फैक्टर है, एटीट्यूड है, उसको एंड जो उन्होंने डिजायर्ड गोल हमें बताया है वो अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट स्वॉट एनालिसिस दोबारा बताना एक बार. कौन सा स्वॉट एनालिसिस? SWOT analysis का मतलब it is a short form of S for strength, W for weaknesses, O for opportunity, T for threats. तो जब कोई भी अगर हमें कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करना है तो हमें पहले वो एसेट के बारे में उस एसेट के क्या स्ट्रेंथ्स हैं ये समझना पड़ेगा. उस एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बाद क्या वीकनेस है ये समझना पड़ेगा. उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है ये सोचना पड़ेगा एंड उसमें क्या थ्रेट्स हैं ये हमें देखना पड़ेगा. तो ये जो चारों चीजें हम कोई भी एसेट के बारे में समझ लेंगे, दिस इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग द स्वॉट एनालिसिस ऑफ दैट एसेट. अगर हम कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी, अगर मैं XYZ में इन्वेस्ट करना चाहता हूं एज अ इन्वेस्टर,
मैं पहले ये देख लूंगा कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ क्या है। साथ साथ मैं ये भी स्टडी करूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वीकनेसेस क्या है। जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, वहां मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि आगे रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या और मेरे को कितना डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड आई कैन डिसाइड दैट। एंड वहां इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को थ्रेट्स कितना है, कि उसका शेयर डाउन हो सकता है क्या, कंपनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। ये सब मैं उसके बारे में जो अंडरस्टैंड करता हूँ, दैट इज नोन एज द स्वॉट एनालिसिस। एंड मैं अलग अलग एसेट्स का जब स्वॉट एनालिसिस करूंगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन से एसेट से मेरे लिए जो मेरा डिजायर्ड गोल है विद कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर, उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए स्वॉट एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ। तो आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। विद दिस we will conclude our discussion here for a day, and thank you very much.